हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। जैसे कि आपको पता है, ये आपकी क्लास होगी डेली करंट अफेयर्स क्विज की। डेली करंट अफेयर्स क्विज हम कवर किया करते हैं। शुरुआत हमने अभी की है। इससे पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है इस श्रृंखला के अंतर्गत। ठीक है, सभी का स्वागत रहेगा आपका। एड्यूरोही डेली करंट अफेयर्स क्विज हमने इसका नाम रखा है। हर सुबह 6:15 ये क्लास होती है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी रहेगी। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। अब जब बात करते हैं इसके बारे में, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? Who has recently inaugurated द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव? आपके पास कितना समय दिया जाता है? आपके पास 15 सेकंड का समय दिया जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी से बता देंगे। नाम से ही पता चल रहा होगा, नाम से क्या पता चल रहा है? जनजातीय। तो जैसे हम बात करते हैं आदिवासी समुदाय की, आदिवासी समुदाय जो है ना, उनकी भी क्या है, अपनी परंपराएं रही है, उनकी भी क्या है, अपनी संस्कृति रही है। तो उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं की जो हम बात करें, उनकी आपको झलक देखने को मिलेगी इस महोत्सव में, जिसे आदि महोत्सव का नाम दिया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया है, जो कि हमारे भारत की राष्ट्रपति की भूमिका निभा रही हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो आप कह देंगे 15वें नंबर के राष्ट्रपति पद पर ये विराजमान है। तो महिला के तौर पर अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं दूसरी महिला राष्ट्रपति होने का श्रेय इनको दिया जाता है, दूसरी महिला राष्ट्रपति। तो फिर पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आपने सुना होगा। तो वापिस आ जाते हैं इसी श्रृंखला में। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, जिसे आदि महोत्सव का नाम दिया है, उसका उद्घाटन किया है। कब किया है? कल ही तो उद्घाटन किया था इन्होंने, 16 फरवरी को। आज तो आपको पता है 17 फरवरी है। कब तक ये चलेगा? तो आप कह देंगे 16 फरवरी, यानी कल शुरू हुआ था और 24 फरवरी तक ये चलेगा। यहां पर आपको आदिवासी समुदाय की जो है समृद्धशाली परंपराओं को जानने का मौका मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। 16 फरवरी यानी कल की ये न्यूज है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि आदि महोत्सव का इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया। अब इनके बारे में जो बात कही गई है कि इसका महत्व क्या है, ये पंक्ति बड़ी प्यारी है, रिटन एग्जाम में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। आदि महोत्सव जनजातीय विरासत को उजागर करने और उसे बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। ऐसे उत्सव जनजातीय समाज के उद्यमियों, कारीगरों और कलाकारों को बाजार से जोड़ने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। बहुत ही प्यारी सी ये पंक्ति है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे इन्होंने अपने भाषण में फिर क्या कहा था? इन्होंने जो जनजातीय लोग हैं, यानी जो आदिवासी लोग हैं, है ना, उनके विकास के बारे में बातें कही। और थोड़ा सा इन्होंने बजट के बारे में भी बताया। बजट के बारे में कैसी 2 पॉइंट बताई इन्होंने बजट के बारे में, यानी एक नाम दिया इन्होंने आदिवासी विकास बजट, और दूसरा इन्होंने बताया आदिवासी कल्याण बजट। ठीक है ना? तो इन्होंने क्या है कहा है? इन्होंने कहा कि वर्तमान का जो समय चल रहा है, वर्तमान की जो सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में क्या हुआ है? विकास बजट में और कल्याण बजट में बढ़ोतरी हुई है। इसमें कितनी बढ़ोतरी देखी गई है? इसमें 5 गुना इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं जब हम बात करें कल्याण बजट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप कह देंगे 3 गुना इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन जब हम बात कर रहे हो विकास बजट, जो कि 5 गुना बढ़ा दिया गया है, तो उसमें अब कितना है? 1,25,000 करोड़ क्या दिया गया है? बजट
इनके लिए दिया गया है। लेकिन जब हम बात कर रहे हो कल्याण बजट की, इसके बारे में आपको कितना इंक्रीमेंट दिखा है इसमें, तो आप कह देंगे कि इसमें हमें 15,000 करोड़ बजट इनके लिए क्या किया गया है, कल्याणकारी गतिविधियों के लिए ये बनाया गया है। तो ये पॉइंट आपको पता होगा। बजट के बारे में अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर सर्च कर लेना है, वहां पर आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। वर्तमान के बजट के बारे में भी जानने को मिलेगा, बजट के इतिहास के बारे में भी आपको जानने को मिल जाएगा वहां पे। अब जो हम बात करते हैं राष्ट्रपति जी के बारे में, जब ये वहां पर उद्घाटन किया उन्होंने, तो उस समय उन्होंने और भी कुछ बातें कही। इन्होंने कहा कि अभी जो पिछले 10 सालों की बात करते हैं, जब से भाजपा सरकार आई है, 2014 में आई थी, वर्तमान 2025 चल रहा है। मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि 10 वर्षों का एक आंकड़ा इन्होंने दिया कि 10 वर्षों में कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं इनके लिए, यानी आदिवासी समाज के लिए 30 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, ऐसा इन्होंने कहा, खुले। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो लगभग 1.25 लाख ऐसे हैं, 1.25 लाख आदिवासी बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कहां पर, तो एक आपने नाम सुना होगा एकलव्य मॉडल का। एकलव्य मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो विद्यालय बनाए जाते हैं, आवासीय विद्यालय यानी हॉस्टल बना होता है, तो वहां पर लगभग 1.25 लाख आदिवासी बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी उपलब्धि रहेगी इस प्रकार से। और इसी के साथ में एक ऐसा मिशन भी शुरू किया गया जिसे हम कह सकते हैं राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया गया है। राष्ट्रीय मिशन वो क्या है, 2047 का लक्ष्य रखा है, और इसमें आप कह सकते हैं एनीमिया मुक्त जो है वो एरिया बनाना है, सिकल एनीमिया मुक्त। ठीक है, इस प्रकार आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। थोड़ा मैं लिख भी देता हूं, सिकल सेल एनीमिया मुक्त। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो लक्ष्य है हमारा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। आपके पास कितना समय है, 15 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी से बता देंगे। हाल ही में ब्रीदिंग थ्रेड्स, ये देख लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है ब्रीदिंग थ्रेड्स। हाल ही में ब्रीदिंग थ्रेड्स फैशन कार्यक्रम का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया है, जल्दी से आप बता देंगे। रिसेंटली ब्रीदिंग थ्रेड्स फैशन इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर विच पर्पज। तो जल्दी जल्दी से आपको बताना है क्या आएगा जवाब इसका। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा मुश्किल आपको नहीं है। थ्रेड्स धागे है ना, कुछ ऐसा फील आ रहा होगा। वैसे आप कह देंगे इसमें ऑप्शन ए हो जाना चाहिए था, भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो जैसे हम बात करें यहां पर ये देख सकते हैं, ये कुछ फोटोज आप देख पा रहे होंगे, यहां पर जो अधिकारीगण हैं वो खड़े हुए हैं, और ये देखिए फोटोज में जो महिलाएं यहां पर खड़ी हुई हैं, इनके जो पोशाक है उनको देखने का प्रयास करेंगे आप, है ना। वस्त्र मंत्रालय जो होता है हमारा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, उसके अंतर्गत, उन्हीं के अंतर्गत क्या किया गया है, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो यहां पर हम देख सकते हैं हथकरघा जो है यानी हैंडलूम इंडस्ट्री को एक नया आयाम देने के लिए, हैंडलूम इंडस्ट्री को एक क्या कह सकते हैं, लोगों तक उसकी रीच हो, लोग उसके महत्व को समझें, इसीलिए क्या किया गया है, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है, इनके बारे में तो शायद आपने जानते ही होंगे, ये हैं हमारे केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री कौन से मंत्रालय का कार्यभार संभाला हुआ है इन्होंने, तो कपड़ा मंत्रालय, जिसे हम वस्त्र मंत्रालय भी कह देते हैं, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो उसका ये क्या संभाले हुए हैं, कार्यभार संभाले हुए हैं। इनके साथ में एक व्यक्ति और दिखाई दे रहे हैं, वस्त्र मंत्रालयों से संबंधित ये काम देखते हैं, और साथ में आप कह सकते हैं राज्य मंत्री हैं वो, उनके बारे में भी आप कमेंट में बताएंगे कौन है। जब आप सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट इनकी, कपड़ा मंत्रालय की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ये लिखा हुआ है, जब आप वहां देखेंगे तो आपको इस प्रकार से एक
एक फोटो वहां पर दिखाई देगी, क्या लिखा है इस पर, ठीक है, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो कब से कब तक आयोजित किया गया है, ये 14 फरवरी से 17 फरवरी तक, 14 फरवरी से 17 फरवरी तक, यानी आज तक ही ये क्या है, कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा आज, न्यू दिल्ली में है ये, ठीक है। इसके अलावा विटनेस द फ्यूचर ऑफ टेक्सटाइल एट इंडियाज लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल शो, ज्वाइन एस भारत टेक्स 2025, इस पर आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अभी तो चलो 17 तारीख हो ही गई है, अब तो आप क्या करेंगे, इस कार्यक्रम के लिए था ये, इसमें क्या है, कितने लोग आए थे, तो 5000 प्लस इसमें यहां पर देखने को मिले। ओवरसीज बायर्स जो हैं वो यहां पर देख सकते हैं, बाकी विदेशी जो थे वो भी यहां पर आए, और भारत की जो ये कला है, हथकरघा हैंडलूम इंडस्ट्री, इसकी विविधता को देखकर बड़े प्रभावित हुए। आपने वो न्यूज भी देखी होगी। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको फोटो भी दिखा दी है, यहां पर आप देख लीजिए, ब्रीथनिंग थ्रेड्स फैशन शो केसेस इंडियन हैंडलूम्स एट भारत टेक्स 2025। भारत टेक्स 2025 का मैंने आपको फोटो दिखा दिया है। जब कपड़ा मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको ऐसा फील आएगा। अब यहां पर बात करते हैं किस मंत्रालय के अधीन, तो जाहिर सी बात है, मैंने बता ही दिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया, ठीक है। ये एक फैशन इवेंट था और इसका नाम क्या रखा गया, ये ब्रीदिंग थ्रेड्स रखा गया, ठीक है ना। अब यहां पर और क्या आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, तो आप कह सकते देंगे कि जो ये होस्ट हुआ था कार्यक्रम, इसकी कोलेबरेशन किसने की थी, तो वैशाली एस कोर्चर एंड वैशाली एस थ्रेड स्टोरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया था इसे कॉमनली। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, तो आप कह देंगे जी हां, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। कितनी सेकंड का समय दिया जाता है आपको, तो आपको बता देते हैं 15 सेकंड का समय दिया गया है। काशी और तमिलनाडु के बीच शाश्वत सभ्यतागत संबंधों के उत्सव काशी तमिल संगमम 2025 का विषय क्या है, जल्दी जल्दी से आपको बताना है, क्या आएगा जवाब इसका। अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करते चले जाएंगे, है ना, जल्दी से बताओ। अगर आपने लिखा होगा इसमें ऑप्शन ए, यानी 4S का सिद्धांत इन्होंने दिया है, वैसे इनकी जो थीम है वो अब की बार की क्या है, तो आप कह देंगे इनकी थीम है अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य, इनके बारे में तो आपने शायद सुना होगा, है ना, अगस्त्य ऋषि, यही इन्होंने नाम रखा है, ऋषि अगस्त्य आप कह सकते हैं। हमारे भारत में आप कह सकते हैं कि इनका बड़ा अहम स्थान रहा, और किस वजह से जाने जाते रहे हैं, हमारे भारत के एक प्रसिद्ध संत रहे, ठीक है, एक आप कह सकते हैं सॉरी एक अच्छे दार्शनिक रहे, है ना, इस प्रकार से। तो चाहे दर्शन के क्षेत्र की बात करें, चाहे संत परंपरा की बात करें, तो इनका अहम स्थान माना जाता है श्री ऋषि अगस्त्य का। तो इन्हीं के आप कह सकते हैं सम्मान में ये रखा गया है थीम अब की बार। तो जैसे हम बात करें 4S का मतलब क्या होता है, क्या थीम है ऐसी, एक तो आप मान सकते हैं S का मतलब होता है संत, है ना, संत। इसके अलावा क्या होता है, संत के अलावा समाज सुधारक, समाज सुधारक। इसके अलावा और अगर हम बात करें, एक पॉइंट आपका और बन सकता है, तो एक हो गया आपका स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट, संत हुआ, समाज सुधारक, स्टूडेंट। इसके अलावा और चौथा पॉइंट आपका कौन सा बन जाता है, तो आप कह देंगे साइंटिस्ट, विज्ञान की दृष्टि से भी, है ना, साइंटिस्ट। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, चलिए जी। तो इस प्रकार ये हमारा क्या रहा है अब की बार का थीम, देख सकते हैं कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है अब की बार ये, तो आप कह देंगे केटीएस का ये तीसरा संस्करण है। केटीएस की ये नॉर्मल इन्होंने क्या है, शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है,
इसका मतलब क्या होता है? काशी, काशी। इसका मतलब क्या होता है? तमिल, है ना। और इसका नाम आपको पता लग ही गया, संगमम। जैसे मैंने आपको बताया, आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। हिस्ट्री में जब हम ईसा पूर्व से ईसवी में एंटर करते हैं, यानी बीसी से हम एडी में कन्वर्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। तो जब हम एक बात कवर करते हैं हमारे भारत के दक्षिण में तीन राजवंशों की बात करते हैं हम, चेर, चोल, पांडे। उन पांडे राजाओं में से बात करें तो ये वहां पर कहानी आपको जुड़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है ना। थोड़ी सी मैं एक डायलॉग बताऊंगा उनका। तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसका उद्घाटन किया है वर्तमान में, शिक्षा मंत्री। इनके साथ में ये उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ वो भी थे, और डॉक्टर एल मुरुगन जो हैं वो भी यहां पर थे। इन्हीं के सानिध्य में इसका उद्घाटन किया गया। और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा, हम अपने देश की अखंड सांस्कृतिक एकता का जश्न मनाते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। इसमें 10 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा और तमिलनाडु से लगभग 1200 प्रतिनिधि यहां पर हिस्सा लेने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी थीम क्या है, ऋषि अगस्त्य है, KTS 3.0 का, ठीक है ना। और अभी क्या है, महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ के दौरान ही आप इसका KTS का अनुभव कर पाएंगे पहली बार, ठीक है। और अयोध्या में राम मंदिर का दौरा भी करेंगे लोग, है ना। चलिए जी, ये कुछ फोटोज हैं जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है जब इसकी क्या है उद्घाटन सेरेमनी चल रही थी, उसी समय की बात है। अब KTS के बारे में थोड़ी सी मैं बात बताऊं। KTS, काशी तमिल संगमम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2022 में हुई थी, इसका पहला संस्करण हुआ। लेकिन अब तो तीसरा संस्करण चल रहा है। आप कहेंगे जी हाँ, तो दूसरा संस्करण जो है वो कब हुआ? तो आप कह देंगे दूसरा संस्करण जो था वो 17 दिसंबर 2023 को उसका उद्घाटन किया गया था वाराणसी में। अब की बार भी वाराणसी में ही है। और 2023 में जो उद्घाटन किया था, किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। और उसी समय तमिल में आप देख सकते हैं एक ऐप आधारित अनुवाद किया गया था प्रधानमंत्री के भाषण के एक हिस्से का, ठीक है, पहली बार तमिल में। यहां इस कार्यक्रम में कौन कौन आयोजित रहे इस 3.0 में? तो रविंद्र जायसवाल और डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार से उत्तर प्रदेश सरकार में। और ये कौन है? डॉक्टर विनीत जोशी। विनीत जोशी के बारे में सभी जानते होंगे, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई शिक्षा मंत्रालय में। शिक्षा मंत्रालय में दो विभाग होते हैं, आपको पता है। एक तो होता है उच्च विभाग और एक होता है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। ये जो उच्च शिक्षा विभाग है ना, उच्च शिक्षा विभाग, तो उसके क्या है, उसके ये सचिव बने हैं विनीत जोशी। ये भी इस कार्यक्रम में आए हुए थे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है उच्च शिक्षा विभाग। इसके अलावा श्री चामू कृष्ण शास्त्री अध्यक्ष हैं भारतीय भाषा समिति के, वो भी आए हुए थे। प्रोफेसर संजय कुमार, स्कूली शिक्षा और साक्षरता जो विभाग है उसके कौन है? सचिव संजय कुमार हैं। और वैसे ये संजय कुमार ये कौन है? प्रोफेसर संजय कुमार ये कार्यवाहक कुलपति हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वर्तमान में, वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। प्रोफेसर वी कामकोटी IIT मद्रास, ये भी क्या हैं? BHU के निदेशक हैं, वो भी यहाँ पर थे। अमित पात्रा और बहुत सारे लोग यहाँ पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को कहा कि आप इस काशी तमिल संगमम का क्या करेंगे? हिस्सा बनेंगे। तो इसके संबंधित उन्होंने आग्रह किया, ठीक है ना। एक जब उद्घाटन सेरेमनी चल रही थी तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक लाइन कही, नीरेलम गंगे, नीरेलम गंगे, ऐसे लिख देंगे, है ना, नीरेलम गंगे नीलमेलम अशी। इसका मतलब क्या होता है? ये पंक्ति मूल रूप से कहां से ली गई है? तो मूल रूप से आप कह सकते हैं एक राजा हुए थे पांडियन, पांडियन नाम से, है ना। तो उन्हीं के द्वारा ये रचना
उनका एक डायलॉग रहा, और कौन सी भाषा में, तो तमिल भाषा में। उन्हीं को यानी उनकी लाइनों को किसने रिपीट किया था? धर्मेंद्र प्रधान ने। ये डायलॉग ऐसे बोला उन्होंने, नीले नीरेलम गंगे नीलमेलम काशी। इसका मतलब क्या होता है? गंगा जैसी नदी जो है उससे जैसी कोई पवित्र नदी नहीं है, ठीक है। और काशी जैसी धरती सबसे पवित्र यही है, इससे कोई पवित्र धरती नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो बातें हैं इतिहास को बताती हैं। अब काशी कहाँ है, तमिल कहाँ? तो तमिलनाडु और काशी यानी उत्तर प्रदेश का आपको मिलन देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं कौन से की? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो सबसे पहले हमें आपस में जुड़ना है, एक दूसरे के साथ भेदभाव जो होता है क्षेत्रीय आधार पे वो नहीं करना। कई बार आपने ऐसा सुना होगा, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लिखते भी हैं, जैसे हम उत्तरी पूर्वी भारत के लोगों की बात करें तो कुछ हमारे साइड के जो लोग हैं वो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कोई चाइनीज कहता है, कोई नेपाली टाइप के बुलाता है ना। तो वो क्या है, उनके लिए क्या है, एक हर्ट कर देने वाली बात होती है। क्यों? वो भी भारतीय ही हैं, वो भी हमारे जैसे ही हैं। वो क्या हुआ, वो तो एरिया के हिसाब से आपको पता है नक्शा आपका वैसा ही होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम इस तरह का व्यवहार करते हैं, पहली बार वहां का कोई व्यक्ति इधर हमारी साइड में घूमने आता है, हम अच्छे से व्यवहार नहीं करते तो उन पर एक गलत भावना जाती है। गलत भावना ये जाती है कि ये हमें अपना नहीं मानते। जब अपना नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है हम कहीं और अपना इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं। यही एक परिवार की बात होती है। एक परिवार की बात करें, चाहे एक दोस्त की बात करें, जो रिश्ते नाते हैं, चाहे एक व्यक्तिगत रिश्ते नाते की बात हो, चाहे हम सार्वजनिक समाज की रिश्ते नाते की बात हो, तो क्या है, संबंध बेहतरीन होना चाहिए। अन्यथा क्या है, कोई तीसरी शक्ति आ जाती है और वो क्या है, आपके रिश्ते को खराब कर देती है। तो इस बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, व्यक्तिगत तौर पे भी और आप कह सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हमें क्या है, एक साथ बने रहना है, चाहे हमारे भारत के किसी भी कोने का हो, वो हमारे लिए अपना भाई है ना। तो एक डायलॉग बड़ा फेमस रहा हमारे समाज में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये डायलॉग जो है, सभी सुखी रहें, सभी खुशी रहें, है ना। तो जैसे नॉर्मल सी बात है, सब खुश रहें। आजकल ऐसा भी ट्रेंड चलता है कि हम अपने मन को खुश करने के लिए दूसरे को बुरा भला कह देते हैं, तो इससे भी बचना है। तो क्या हुआ, ठीक है ना, प्रसन्नता जो है वो अंतर्मन की होती है, किसी को बुरा या भला कह देने से मन खुश नहीं हो जाता। ये लोगों का भ्रम रहता है कि हमने गाली निकाल ली तो मन प्रसन्न हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है जी, चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आएगा जवाब इसका? 16 फरवरी 2025 को चेंज ऑफ गार्ड समारोह का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया गया है? तो जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या आएगा ऑप्शन इसका। अगर आपने इसमें लिखा होगा 15 सेकंड का समय लेकर सही आंसर, तो फिर आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। जल्दी जल्दी से बता देंगे, समय हम ज्यादा नहीं लेंगे इस कक्षा में, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगाना है। अगर लिखा होगा आपने राष्ट्रपति भवन, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। राष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम जो था आयोजित किया गया 16 फरवरी, यानी कल की ही बात है। कल का ये न्यूज़पेपर में छपा था, नए प्रारूप में चेंज ऑफ गार्ड समारोह का उद्घाटन समारोह हुआ। और इसकी साक्षी कौन बनी? हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ कब ग्रहण की थी? 25 जुलाई 2022 को ये राष्ट्रपति बनी। जब ये राष्ट्रपति बनी तब इनको शपथ किसने दिलाई थी? तो जाहिर सी बात है, आपको पता है सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। तो उस समय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? सीवी रमणा थे। तो सीवी रमणा ने 25 जुलाई 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब इसी कार्यक्रम के बारे में इन्होंने कहा है कि अभी जो शनिवार आएगा 22 फरवरी को, बड़ी संख्या में आगंतुक जो हैं वो यहां पर आ सकते हैं, उनके लिए ये खुला रहेगा। और इसमें लोग किस प्रकार से संगीत प्रदर्शनी देख सकते हैं, गतिशील दृश्य भी देख सकते हैं।
राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल की टुकड़ियों और घोड़ों द्वारा सैन्य अभ्यास किया जाएगा, उसके भी वो साक्षी बन सकते हैं। सेरेमोनियल गार्ड बटालियन की टुकड़ियां होंगी, उनको भी वो देख सकते हैं। और इसके साथ में सेरेमोनियल मिलिट्री ब्रास बैंड के नए प्रारूप का वो क्या है, हिस्सा बन पाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने ये पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आपको पता होगा। ये मैंने आपको वीकली करंट अफेयर वाली कक्षा में बताया था, है ना, क्योंकि समय बचा हुआ है इस वजह से मैंने इस स्लाइड को ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया है? ऐड मैंने इसलिए किया है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अमृत उद्यान। अमृत उद्यान जिसे कभी मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, ये मुगल गार्डन 2 फरवरी से खुला हुआ है, 30 मार्च तक ये खुला रहेगा आम जनता के लिए। अगर आप दिल्ली के आसपास में हैं तो आप घूम के आ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इस अमृत उद्यान में बुकिंग भी निशुल्क है और एंट्री भी निशुल्क है, बशर्ते आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है और क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, वॉक इन एंट्री भी क्या है यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये जो उद्यान है इसके बारे में उन्होंने बताया था कि 5 फरवरी को यहां पर एंट्री नहीं हुई थी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में क्या थे, मतदान थे, वो तो हो चुके हैं ना। कौन जीत गया है? तो आपको पता है बीजेपी की सरकार आ चुकी है। वहां पर 17 विधानसभा की सीटें दिल्ली में, उनमें से बीजेपी को कितने आई हैं, 48 आई हैं, और 22 कितने किसके पास आई हैं, आम आदमी पार्टी के पास आई हैं। ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल जहां से थे वो भी हार गए हैं। ठीक है। आतिशी जो कि मुख्यमंत्री बनी हुई थी कुछ समय पहले, उन्होंने जहां से इलेक्शन लड़ा वो जीत गई। बाकी सिसोदिया जो थे वो भी हार गए। मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा में अच्छे से बताया था दिल्ली विधानसभा के बारे में, उसका एक चार्ट भी बनाया था मैंने, है ना। तो इस प्रकार ये आपको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको स्टॉप करके देख लेंगे, है ना, मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको। ये आप देख सकते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये क्या है, यहां पर देख लीजिए, ऐसा दिखता है अमृत उद्यान, जिसे कभी मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। हाल ही में ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 का कौन सा संस्करण 15 से लेकर 16 फरवरी को आयोजित किया गया? और आपको पता है ये कहां पर आयोजन हुआ था? ताज पैलेस नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कितनी देर का समय दिया जाए आपको? 15 सेकंड का समय दिया जाता है, बताएंगे। अब ईटी नाउ ये पढ़ लीजिए, इंग्लिश में आपको समझ में आएगा। ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2025, इसका उद्घाटन अभी हुआ है ताज पैलेस नई दिल्ली में। कौन सा संस्करण था वो? तो आप कह देंगे 9वां संस्करण था। लगभग कहा जाता है 2015 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी, अब ये 2025 में आ चुके हैं, 9वां संस्करण ये आयोजित हुआ। डेलीगेट्स कितने रहे? 45,500 प्लस। नोट एड्रेस देख पा रहे होंगे 160 प्लस। पैनल डिस्कशन कितनी हुई वहां पर? 152 प्लस हुई। ग्लोबल स्पीकर्स यानी विश्व स्तरीय नेता जो थे बोलने के लिए आए, वो कितने? 2050 प्लस। मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स कितने पहुंचे यहां पर इस कार्यक्रम में? 200 प्लस। ठीक है ना। और राउंड टेबल जैसे कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो 148। ये जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई दे जाएगा। क्या दिखाई देगा? जीबीएस आपको दिखाई देगा। ये कौन से ग्रुप के द्वारा है? द टाइम्स ग्रुप। ईटी नाउ आपने सुना होगा। जीबीएस का मतलब होता है ग्लोबल बिजनेस समिट। ठीक है ना। तो इस जीबीएस के बारे में जब हम बात करें, अब की बार ये जो कार्यक्रम हुआ है इसकी थीम क्या रखी गई है? थीम रखी गई है इवोल्व इमर्ज एक्सपेंड। और कब से कब तक आयोजन हुआ इसका? 15 से 16। आज तो 17 तारीख हो चुकी है। तो कहां पर? ताजमहल न्यू दिल्ली में। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? चलिए आप कह देंगे जी हाँ हो गया। इसी ईटी नाउ समिट में क्या हुआ था? आप कह देंगे हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी क्या है, उद्बोधन दिया। कुछ बातें इन्होंने कही वो मैं आपको बताता हूं। आज भारत ग्लोबल फ्यूचर से जुड़े विमर्श के सेंटर में है, उसको लीड भी कर रहा है। ये उस कार्यक्रम के दौरान की जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है। इसको पार्टीबाजी के अनुसार मत सोचिए। आप ऐसे सोचिए कि प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। अगर आप विरोध करते हैं बीजेपी का तो कोई बात नहीं, अगली बार दूसरी सरकार ले आएंगे, वो अलग विषय है। लेकिन जो हम हमारे लिए
इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना, वो हम यहां पर जरूर पढ़ते हैं। 100 से ज्यादा जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 100 से ज्यादा जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। हमने यहां देश के युवा अफसरों को भेजना शुरू किया। माइक्रो लेवल पर गवर्नेंस को सुधारने का प्रयास किया। हमने उन इंडिकेटर्स पर काम किया जिसमें ये सबसे पीछे थे, ठीक है। सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया है। अब अगले कुछ सालों में ही भारत को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हुए देखेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान जो कही गई बातें हैं वो जीएसटी के कारण देश में जो सिंगल लार्ज मार्केट की व्यवस्था बनी है उसमें भी इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिल रहा है। बीते दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। इससे देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घट रही है, एफिशिएंसी है जो बढ़ रही है। बीते दशक में हमने फियर ऑफ बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बदला है। आज दुनिया की तमाम स्टडीज बताती हैं कि बीते दशक में जो बेसिक सुविधाएं देशवासियों को मिली है, जिस तरह वो एम्पावर हुए हैं, उसके कारण ही सिर्फ 10 साल में, क्योंकि 10 साल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल पहले इनकी सरकार आई, तो 10 साल में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकल आए। तो ये कुछ बातें जी तो मैंने आपको बताया है। एक क्वेश्चन और बताएंगे, जल्दी जल्दी से बता देंगे क्या आएगा जवाब इसका। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताइए। हाल ही में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किस प्रतिष्ठित स्थल पर किया गया? अगर आपने इसमें सोच रखा होगा ऑप्शन सी, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। आपने एक मूवमेंट का नाम सुना होगा, फिट इंडिया मूवमेंट, है ना। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ही ये कार्यक्रम आपको देखने को मिला। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको। संडेज ऑन साइकिल, ये जब हरी झंडी दिखाई गई इस कार्यक्रम को, उस समय यहां पर देख सकते हैं फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल, ठीक है ना। चलो जी, यहां पर हमारे यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हुए थे। क्या नाम है उनका? डॉक्टर मनसुख मांडविया, है ना। डॉक्टर मनसुख मांडविया जो थे, उन्होंने इसके बारे में बातें की और हरी झंडी दिखाई। कहां पर? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया जो है वहां से इन्होंने क्या किया, ये कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया, ठीक है, ताकि लोग जो हैं वो साइकिल चलाने के जरिए फिट रहें, उनकी जीवन शैली स्वस्थ हो, और अगर वो जीवन शैली स्वस्थ अपनाएंगे और इससे संबंधित वो जागरूक होंगे, तो जागरूक तो वो पर्यावरण को लेकर भी हो जाएंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो दूसरों के बारे में भी तो सोचेंगे, है ना। तो यानी जो प्रदूषण की बात करते हैं उस प्रदूषण के समाधान का भी हम क्या है कुछ सोचेंगे। तो ऐसी जानकारी जो है वो भी क्या है बढ़ावा देनी है। इसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं इसमें, वेलनेस एक्सपर्ट्स, साइकिल क्लबों की बात करें, व्यक्तिगत फिटनेस, उत्साही लोगों से मिलकर बने 500 से अधिक साइकिल चालक शामिल हुए इस कार्यक्रम में, जो कि एक आकर्षक मरीन ड्राइव से होते हुए गिरगांव चौपाटी पर समाप्त हो गया ये कार्यक्रम, ठीक है। इस प्रकार ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक भी कर देंगे कक्षा को और शेयर भी कर देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस कक्षा में, जैसे आपको पता है ये होमवर्क की बात है। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन शुरू करने की बात कही है। तो नामांकन कर सकते हैं। ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये पुरस्कार उनको दिया जाता है जिन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया होगा। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर योगदान देने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है, और संगठनों को भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है। तो आपको क्या बताना है, आयुष मंत्रालय जो है ना, उसमें कमान किसके हाथों में है? कौन है मंत्री वो जो आयुष मंत्रालय की कमान संभाले हुए हैं? तो आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। अभी नामांकन कर सकते हैं आप, है ना, कि मैं इस योग्य हूं, मैंने
इतना इतना काम किया है, योग को मैंने इतना प्रसारित किया है। तो नामांकन करने के लिए लिमिट भी है, लेकिन लिमिट वो क्या है, तो इन्होंने कहा है पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 40 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए और योग के प्रचार में कम से कम 20 सालों का अनुभव होना चाहिए। यानी आप योग के बारे में लोगों को बताते बताते 20 साल बूढ़े हो गए हो कम से कम, तो फिर आप यहां पर नामांकन कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट पर? माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर। ये लिंक है, ऐसा लिंक आपको दिखाई देगा। 31 मार्च 2025 तक ये आयोजन, मतलब आयोजन नहीं, नामांकन होंगे, तो आप वहां रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, हमारी उम्र तो इतनी है नहीं कि हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, 40 साल से उम्र हमारी नहीं है। लेकिन इस पुरस्कार के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025। ये सबसे पहले बात करते हैं किस किस को दिया जा सकता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति को दिया जा सकता है, राष्ट्रीय संगठन को दिया जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति को दिया जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन की श्रेणियों को दिया जा सकता है। ठीक है ना, जिन्होंने योग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया हो और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया हो, जैसे भी। और जो भी विजेता रहेगा उसको क्या मिलता है, इसमें एक ट्रॉफी मिलती है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, 25 लाख रुपए नगद मिलते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, 25 लाख रुपए, एक प्रमाण पत्र, एक ट्रॉफी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। अब मैंने आपसे क्या पूछा है, आयुष मंत्रालय की कमान कौन संभाल रहे हैं, कौन है वो कैबिनेट मंत्री? अगर हैं तो बताओ, नहीं है तो बताओ। बताना है आपको, किसी प्रकार से गलती नहीं करनी है। तो आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे बात करें फेसबुक की, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आपको पता है जीके जीएस की क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास होती है, मैथ्स की क्लास होती है, उनमें भी आप हमसे जुड़ेंगे। नमस्कार, मिलते हैं